नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं HDFC बैंक। हम पिछले कई दिनों से आपके साथ नवाचारों पर डिस्कशन कर रहे हैं, नवाचारों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और कल से हम जिस स्टेट की नवाचार पुस्तिका पर डिस्कशन कर रहे हैं आपसे, चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं आपसे, वो नवाचार पुस्तिका है दिल्ली की। हम जैसे आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमने देश भर के कई सारे राज्यों में टीचर्स के पास हमारे ट्रेनर्स गए, हमने सेशन किए, लगभग 25 लाख टीचर्स के साथ हमने सेशन किए और उनसे हमने उनके आइडियाज मांगे। वो आइडियाज जो हमारी कुछ कंडीशंस थी, अगर उन कंडीशंस पे फुलफिल करते हैं तो हम उन राज्यों के शिक्षकों का चयन करते हैं और उनके जो नवाचार है हम उन्हें नवाचार पुस्तिका में सम्मिलित करते हैं और ऐसे शिक्षकों को जिनके नवाचार पुस्तिका में सम्मिलित होते हैं उन शिक्षकों को हम राज्य एवं केंद्र स्तर पर सम्मानित करते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हैं। ऐसे ही हमें जो नवाचार दिल्ली के शिक्षकों द्वारा प्राप्त हुए उन नवाचारों पे हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। उससे पहले हमने उत्तर प्रदेश से जो हमें आइडियाज 2015-16 में मिले थे, हमने उस पर डिस्कशन किया। हमने तमिलनाडु के आइडियाज पर डिस्कशन किया। हमने टीचर इनोवेशन अवार्ड, जहाँ पे हमने गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स और CBSE के टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स सबसे आइडियाज लिए थे ऑनलाइन और उनसे हमने आइडियाज मंगाए। सिमिलरली कल से जैसे मैंने कहा, हम दिल्ली के इनोवेटिव आइडियाज पे आपसे डिस्कस कर रहे हैं। हम आगे बढ़ाएं इस सेशन को, हम डिस्कशन करें कि वो नवाचार कौन से, वो केस स्टडी कौन सी जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है इन नवाचारों या इन केस स्टडीज के से संबंधित जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है इस प्रोग्राम ZII प्रोग्राम से संबंधित कि किस तरीके से आप अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक भेज सकते हैं, किस तरीके से आप के इनोवेटिव आइडियाज सिलेक्ट हो सकते हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं, किस तरीके से आप नेशनल लेवल पे सम्मानित हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है, इस प्रोग्राम जिसको हम ZII या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार बोलते हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझसे सीधे तौर पर जूम से जुड़ करके पूछ सकते हैं, जिसकी आईडी आपको फेसबुक पे भी इसी लाइव वीडियो के कमेंट सेक्शन पे प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप फेसबुक पे ही कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई अनुभव है जो आप मुझसे और मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंसेस, कोई अनुभव है जो आपको लगता है कि आपको उन्हें साझा करना चाहिए, कुछ आपने अपने विद्यालय के लिए बेहतर कार्य किया हो, कुछ आपने ऐसा काम किया हो जिससे बड़ा अच्छा इनपुट मिला हो, बड़ा अच्छा आउटपुट आया हो आपके इनोवेटिव आइडिया से, आपके उस कार्य से, तो आपकी उस गतिविधि से, तो निश्चित तौर पर मैं स्वागत करूंगा आपसे का और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वो इनोवेटिव आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैसे शेयर कर सकते हैं, उससे संबंधित भी कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से वेबिनार के अंत में पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने अनुभव वेबिनार के अंत में मैं आपको समय दूंगा, उस दौरान आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं या फिर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे इनोवेटिव आइडियाज और केस स्टडी की तरफ, जो हमने दिल्ली की नवाचार पुस्तिका उठाई और उसका जो दूसरा इनोवेटिव आइडिया और दूसरी केस स्टडी जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक खेल खेल में शिक्षा। खेल खेल में शिक्षा सबसे रोचक नवाचारों में से एक कंसीडर होता है या माना जाता है, और उसका कारण ये है कि हर बच्चे को खेलना पसंद होता है। तो इसीलिए लगभग जिस भी राज्य की आप नवाचार पुस्तिका उठाएंगे उसमें आपको खेल खेल में शिक्षा केस स्टडी अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। हाँ, उसके अंदर के नवाचार जरूर भिन्न होंगे या भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनकी केस स्टडी खेल खेल में शिक्षा आपको हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे शिक्षक ये बात समझते हैं कि शिक्षा में खेलों का क्या महत्व है या किस तरीके से खेल का इस्तेमाल करते हुए खेल को एक माध्यम,
एक मीडियम, एक जरिया बनाते हुए हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं बच्चों को, और बड़े आसानी से बच्चों को खेल के माध्यम से सिखा सकते हैं। हमारे इनोवेटिव टीचर जिन्होंने आइडिया दिया, उनका कहना है कि सर मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता था, लेकिन होता क्या था कि मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी जब मैं बच्चों से प्रश्न पूछता तो बच्चे उसके उत्तर नहीं दे पाते थे, या उत्तर नहीं दे पाता है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे कई बार फिजिकली, मतलब शारीरिक रूप से तो क्लास में प्रेजेंट होते हैं, विद्यालय में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, जिसके वजह से विद्यालय में पढ़ाई गई विषय वस्तु उन्हें समझ में नहीं आती। इसी कारण से हमारे टीचर ने कहा कि सर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे बच्चों को पढ़ाई के प्रति भी उतना ही इंटरेस्टेड बनाया जा सके जितना वो खेलों के प्रति है, या जितना वो दूसरी चीजों के प्रति है। तो टीचर ने कहा सर मेरे मन में एक थॉट आया कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो सकता है उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि सर, या उन्होंने कहा कि सर मैंने सोचा कि क्यों ना खेलों के माध्यम से शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाए। जब खेलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पे बच्चों को शिक्षा में भी अभिरुचि आएगी या अभिरुचि उनकी बढ़ेगी। और इसी कारण से हमारे टीचर ने केस स्टडी दी, उसके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज है जिसका नाम है खेल खेल में शिक्षा। मैं खेलों की बात कर रहा हूं तो मैं अगर आपसे ही पूछूं कि जब आप छोटे थे तो आप पढ़ने खुद से बैठते थे या आपको जबरन बैठाया जाता था? सर बैठाया जाता था, लेकिन खेलने के लिए आप खुद से खेलने जाते थे, आपको जबरन भेजा जाता था? तो खेलते आप खुद से थे। मतलब बच्चों के खेल में अभिरुचि होती है, पढ़ाई में खेल के मुकाबले बहुत कम, या शायद मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि ना के बराबर ही अभिरुचि होती है। और इसी कारण से हमारे टीचर ने इनोवेटिव आइडिया दिया, केस स्टडी है जिसे हमने बनाया खेल खेल में शिक्षा। खेल खेल में शिक्षा की अगर हम बात करें, अगर हम खेलों की बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि खेलों की सबसे अच्छी बात क्या है, या फिर ऐसी कौन सी बात है जिसके प्रति हम, या जिसकी वजह से हम खेलों के प्रति आकर्षित होता है? कौन सी ऐसी बात या कौन सी ऐसी वजह है? या सिर्फ खेलने ही नहीं, हम खेल देखने में भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। खेल में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमें खेल के प्रति और आकर्षित करता है और हमें खेलने में और मजा या और आनंद आता है? और सिर्फ खेलने में ही नहीं, खेल देखने में भी और ज्यादा आनंद आता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करूं, आप टीवी में देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मान लीजिए कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, एक 2020 मैच था, आप किसी कारण बस व्यस्त थे, किसी मीटिंग में थे, तो आपने वो मैच नहीं देखा या आप वो मैच नहीं देख पाए। अब 2020 या फिर वनडे 50 ओवर का मैच था, आप मान लीजिए 50 ओवर का मैच था, या वनडे था या T20 था, आप वो मैच नहीं देख पाए क्योंकि आप किसी मीटिंग या किसी कार्य में, जरूरी कार्य में व्यस्त थे। मैच का परिणाम आपको पता चल गया कि इंडिया 4 विकेट से जीत गया। अब आप मुझे बताइए, नेक्स्ट डे कई बार मैच की हाईलाइट आती है जहां पे पूरा मैच दिखाता है। नेक्स्ट डे जब आपको पता है कि 50 ओवर का मैच था और इंडिया जीत चुका है 4 विकेट से, क्या आप वो पूरा खेल देखते हैं, 1 ओवर से 50 ओवर तक, या 1 ओवर से मैं कहूँगा 100 ओवर का मैच हो गया है तो लगभग, तो क्या आप पूरा मैच देखते हैं? आप पूरा मैच नहीं देखते। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट पहले ही पता है कि कौन सी टीम जीती। तो खेल का जो सबसे बड़ा तत्व होता है, सबसे बड़ा आकर्षण होता है, वो है उसके अंदर हार और जीत जो निहित है, जो छिपा हुआ है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति हारने के लिए नहीं खेलता, सब कोई जीतने के लिए ही खेलता है। तो बच्चों के अंदर भी यही भावना होती है, वो भी चाहते हैं कि वो खेलें और खेल में जीतें। और इसी भावना को इस्तेमाल करते हुए टीचर ने
एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है पिट्ठू का खेल। हम सब ने या हम में से कई सारे लोगों ने बचपन में पिट्ठू का खेल जरूर खेला होगा। हो सकता है आपको कि हाँ इसका नाम कुछ और हो, पिट्ठू को आप कुछ और बोलते हो, पर मैं अगर जब आपको इस खेल के बारे में याद दिलाऊंगा तो निश्चित तौर पे आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा कोई खेल तो हमने खेला है। हमारे यहाँ इसको पिट्ठू नहीं बल्कि हमारी लोकल बोली में या लोकल भाषा में कुछ और बोला जाता है। पिट्ठू का खेल वो खेल है जिसमें दो टीम होती थी और पत्थर होते थे, पत्थर की सीप होती थी और उसका हम एक के ऊपर एक पत्थर का खंबा या मीनार बना देते थे। एक टीम गेंद फेंकती थी उस जो मीनार बनी हुई है, जो खंबा बना हुआ है पत्थरों का, उनका निशाना बनाकर, उनको निशाना बनाते हुए, और दूसरी टीम उस पार कैच लेने के लिए खड़ी होती थी। अगर आपने पत्थर से उस गेंद से उस जो पत्थरों की मीनार थी उसको तोड़ दिया तो अब आपका काम होता था कि उस मीनार को जल्दी से जल्दी जोड़े, और दूसरी टीम का काम होता था कि वो आपके टीम के किसी सदस्य को पत्थर वो गेंद से मारे। अगर गेंद आपको लग गई आपके मीनार बनाने से पहले तो आप हार जाते थे, और अगर गेंद नहीं लगी आपने मीनार बना दिया तो फिर आपकी टर्न वापस से होती थी। सेम इसी खेल का इस्तेमाल करते हुए टीचर ने पिट्ठू का एक खेल को मैच किया या लिंक किया, खेलों को लिंक किया शिक्षा के साथ और बना दिया एक खेल जिसका नाम था पिट्ठू का खेल, और इसके माध्यम से खेल खेल में शिक्षा प्रारंभ की। किस तरीके से, आइए इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करता है। टीचर ने कहा सर मैंने क्या किया, इसका क्रियान्वयन की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसका क्रियान्वयन किस तरीके से संभव है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके तहत 7 टीचर ने चौकोर, आप प्लास्टिक के लकड़ी के ब्लॉक बना सकते हैं, चौकोर लकड़ी के ब्लॉक बनाए, वहां पे हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, सीपों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे लकड़ियों के 7 ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। एक प्लास्टिक की हल्की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है और स्कोर बोर्ड होता है, या बोर्ड या मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर टीचर चाहे तो कॉपी या रजिस्टर में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा अगर बोर्ड में लिखेंगे तो बच्चों को सामने तौर पर उनका प्रदर्शन दिखता है और वो मोटिवेटेड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करें और जीतें। उन्हें पता चल रहा होता है कि वो हार रहे हैं अथवा जीत रहे हैं। और इसी के साथ टीचर ने गेम स्टार्ट किया। 2 टीम होती हैं, उसमें बराबर बराबर सदस्य होता है। टॉस होता है, जो टीम टॉस जीतती है उसे पिट्ठू पे निशाना लगाने का टर्न मिलता है, पहले ऑफर मिलता है, पहले चांस मिलता है। जो लकड़ी के या प्लास्टिक के ब्लॉक है उन पे शिक्षक स्वर या व्यंजन लिख देते हैं। इसको हम प्राइमरी क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनमें स्वर या व्यंजन लिख दिए जाते हैं, बच्चों को स्वर या व्यंजनों को जोड़ते हुए कोई शब्द बनाना पड़ता है और साथ ही साथ अपनी पिट्ठू भी पूरी करनी पड़ती है। अब जो दूसरी टीम है उनको निर्देशित किया जाता है कि आप गेंद को बहुत तेज से नहीं मारेंगे, हल्के से मारेंगे, और निशाना जो है आप घुटनों के नीचे किसी बच्चे के लगाएंगे जिससे बच्चों को चोट ना लगे। वैसे भी हल्की बॉल होती तो उसमें चोट लगने के चांसेस बहुत ना के बराबर होता है। अब उदाहरण के तौर पे का टीम के बच्चे ने गेंद फेंकी, गेंद उस मीनार पे लगी जो लकड़ी के ब्लॉक के हैं और मीनार ढह गई। अब टीम एक की कोशिश होती है कि वो मीनारों को ऊपर करे और उसमें से जो भी स्वर या व्यंजन लिखे हुए हैं उनको देखते हुए कोई ना कोई शब्द बनाए, और टीम बी की भूमिका रहेगी कि वो गेंद से मारे। जिस टीम के खिलाड़ी को जिसको भी गेंद लग गई वो टीम से आउट हो जाता है। तो धीरे धीरे कर टीम के खिलाड़ी आउट होते जाते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कि टीम ए के खिलाड़ियों ने पिट्ठू को जोड़ा, उसको खड़ा कर लिया और उन्होंने 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का एक शब्द बनाया, कमल, और बच्चों ने कहा सर कमल। अगर बच्चों ने 3 वर्णों का एक शब्द बनाया तो उन्हें 3 अंक मिलेंगे। ऐसे ही बच्चों ने जोड़ा उसे और उन्होंने बताया सर करतब, करतब, तो करतब कितने वर्ण का हो गया,
4, तो उन्हें 4 अंक दिए जाते हैं। अब इसके विपरीत जब टीम ये आउट हो गई, इनको गेंद लग गई या पिट्टू नहीं बना पाए, तो फिर अब टर्न आती है टीम बी की। शिक्षक प्रयास करते हैं कि दोनों टीम को बराबर बराबर, दोनों टीम को के सभी सदस्यों को मौका मिले, सभी सदस्य बारी बारी से पिट्टू पे निशाना लगा पाए, और अंत में जिस टीम का जो अंक होता है अंकों को जोड़ा जाता है। जिस टीम ने सबसे ज्यादा शब्द बनाए, सबसे ज्यादा अंक बनाए, बड़े शब्द बनाए, वही टीम अंततः विजेता घोषित की जाती है। अब बच्चों के अंदर जीतने की लालसा होती है, हर कोई जीतना चाहता है, तो बच्चे कोशिश करते हैं कि वो जीतें। इस नवाचार के फायदे क्या हैं? आइए थोड़ा सा फायदों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इस नवाचार के फायदे क्या है। पहला तो ये है कि खेल एक सीमित समय अवधि के लिए खेला जाता है, जिसके कारण सीमित समय अवधि है तो विद्यार्थी प्रश्नों या पहेलियों को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, और इस वजह से उनका जो पूरी एकाग्रता है, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उस प्रश्न या उस पहेली पे होता है। सीमित अवधि के कारण ज्यादा तेज शून्य दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिससे एकाग्रता बच्चों की बढ़ती है। दूसरा, एकाग्रचित होकर कार्य करने से प्रदर्शन जो है उसमें सुधार होता है। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा फोकस, ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा एकाग्रचित होकर कार्य करेंगे तो आपको जो प्रदर्शन है वो ज्यादा बेहतर आएगा, और विद्यार्थी कम समय में ज्यादा ग्रहण करता है। तीसरा, खेल विद्यार्थियों को गलती करने और उसे सुधारने का बार बार अवसर देता है, और इससे ये फायदा होता है कि बच्चों को खुद एहसास होता है कि उन्होंने कहाँ गलती की है, और वो उन गलतियों में सुधार करते हैं, और ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि बच्चे सेम गलती को, उसी गलती को दोबारा दोहराए। तो जिंदगी में भी बच्चा अगर एक बार किसी गलती को उसने किया हुआ है तो ये सीखता है कि दोबारा वैसी गलती ना करे। अपने गलतियों से सीखना बच्चा सीखता है, तो जिंदगी के लिए भी, बच्चों के जीवन के लिए भी ये बेहतर हो जाता है। अगला, खेल में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो आनंदमयी वातावरण का सृजन होता है विद्यालय में, उससे बच्चा दिन भर एनर्जेटिक रहता है, चार्ज अप रहता है, उत्साहित रहता है, ऊर्जावान बना रहता है, और दूसरे शब्दों में भी ज्यादा टेंशन, ज्यादा फोकस के साथ पढ़ता है। नींद ले आना, झुमहाई आने जैसी स्थिति नहीं आती है। इसके अतिरिक्त खेल में जो विद्यार्थी है उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। बच्चे नई नई चीजें बड़ी आसानी से, बड़े कम समय में नए नए टॉपिक, नए नए विषय वस्तु ग्रहण कर लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नवाचार बेहतर लगा होगा, और इसको बड़ी आसानी से आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित कर सकते हैं, जहां बच्चे उत्साहित भी होंगे, और यकीन मानिए बड़ी आसानी से उन वोकैबुलरी के शब्दों को लिख लेंगे, और बच्चे टीचर बोर्ड में अंकों के साथ साथ ये शब्द जो बच्चों ने बनाए उन शब्दों को भी लिखते चलते हैं, और जीत और हार का फैसला होने के बाद सारे बच्चे बोर्ड में लिखे हुए इन शब्दों को अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स के बच्चों का रिवीजन हो जाता है, या नए नए वर्ड्स बच्चे यहाँ पे बनाना सीख जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है गेंद का खेल, विषय का मेल। क्या है गेंद का खेल, विषय का मेल? आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कई जानकारियां आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जोड़ियों में होती हैं, जैसे शब्द और विलोम शब्द, ये हमेशा जोड़ियों में आते हैं। अच्छा बुरा, लड़का लड़की इत्यादि। देश या राज्य और उनकी राजधानियां, ऐसे ही देशों के सिक्के, उनमें कौन सी करेंसी चलती है, उसकी जानकारियां हमेशा एक साथ आती है। एक वचन, बहुवचन, ये हमेशा एक साथ आते हैं। तो ऐसी कई सारी जानकारियां जो जोड़ियों में होती हैं, और बच्चे अक्सर इन सब चीजों में कंफ्यूज होते हैं। एक वचन, बहुवचन, या फिर विलोम शब्दों में कंफ्यूज होते हैं, या फिर हायर क्लास की बात करें तो कई सारे शब्द एक साथ आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे करूं, प्रॉफिट, प्रॉफिट का उल्टा क्या होगा? प्रॉफिट की जोड़ी क्या होगी? लॉस, है ना? तो ये सारे शब्द एक साथ जोड़ियों में आते हैं। टीचर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं बच्चों के अंदर इसका की जानकारी को रिवाइज करने के लिए, रिकैप्चुलेट करने के लिए।
या पुनरावृत्ति के लिए। इसके लिए टीचर एक खेल का आयोजित करते हैं, जैसे बच्चों की 2 टीम बनाई जाती है। खेल इसीलिए इसका कारण मैं बता चुका हूं कि क्यों खेल में जीत हार होते हैं और क्यों 2 टीम विभाजित की जा सकती है, क्योंकि दोनों टीमों में हेल्दी कंपटीशन जागृत हो और दोनों टीमें, हर कोई जैसे मैंने कहा जीतना चाहती है, तो दोनों टीमें अपना भरसक प्रयास करेंगी कि वो जीते। अब इसके बाद टीचर 2 टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद बच्चों को एक गेंद दी जाती है, जो कि टेनिस की हो सकती है, रबड़ या प्लास्टिक की हो सकती है। बच्चों को एक निश्चित दूरी पर खड़ा किया जाता है। अब एक बच्चा यहां से प्रश्न करता हुआ गेंद फेंकता है, या फिर पहले गेंद पकड़ खेल सकता है। अगर छोटी क्लास का बच्चा है तो पहले गेंद फेंकेगा और फिर उसके बाद अपना प्रश्न पूछेगा। अब छोटी क्लास के लिए फॉर एग्जांपल आप विलोम शब्द पूछ रहे हैं, तो एक बच्चे ने कहा, जिसने गेंद पहले फेंकी, मान लीजिए टीम ए और टीम बी है, टीम ए वाले ने गेंद फेंकी, टीम बी के बच्चे ने कैच किया, और टीम ए के लड़के ने कहा, टीम ए का जो स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, उसने कहा अच्छा, इसका विलोम शब्द बताना है, तो टीम बी का बच्चा बोलेगा बुरा। सिमिलरली टीम ए के लड़के ने कहा लड़का, तो टीम बी का बच्चा बोलेगा लड़की। टीम ए ने कहा, अगर विलोम की बात करें तो टीम ए ने कहा मोर, तो टीम बी का जो बच्चा है वो बोलेगा मोरनी। तो इस तरीके से बच्चों को विलोम शब्द हो गए। सिमिलरली अगर हम एक वचन बहुवचन की बात करें तो टीम ए के बच्चे ने कहा महिला, तो टीम बी का बच्चा बोलेगा महिलाएं। अब इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से आइए थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे को दोनों ही चीजें करनी होंगी तभी वो खेल में बना रहेगा, अन्यथा वो आउट हो जाएगा। एक बच्चे को 5 चांसेस मिलते हैं गेंद को कैच करने के और सही जवाब देने के। उदाहरण के तौर पे कोई बच्चे को, जैसे मैंने कहा कि गेंद फेंकी टीम ए के बच्चे ने और बोला लड़का, तो टीम बी के बच्चे को विलोम अगर बताना है तो टीम गेंद को कैच भी करना पड़ेगा और उसका उत्तर भी देना पड़ेगा। अगर बच्चे ने गेंद कैच नहीं की लेकिन उत्तर दिया लड़के का विलोम लड़की, तब भी वो टीम से बाहर। ऐसे ही एक बच्चे ने गेंद तो कैच कर ली लेकिन उत्तर सही नहीं दिया तो वो गेम से बाहर हो जाता है। मतलब आगे बढ़ने के लिए बच्चे को गेंद को भी कैच करना है और उत्तर भी सही देना है। 5 चांस एक बच्चे को मिलता है, शिक्षक अपने अनुसार से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर बच्चा उन 5 या 5 चांसों में सही जवाब देता है तो 5 तक मूव करता है। अदरवाइज अगर वो 3 में ही गलत जवाब दे दिया या गेंद उससे छूट गई तो खेल से बाहर हो जाता है। इसी गतिविधि को हम सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्लासेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे बच्चों को विभिन्न डेट्स हो गई उनसे संबंधित भी जानकारी दी जा सकती है। जैसे 1947, बच्चे को उत्तर देना है क्या हुआ था उस दिन, देश आजाद हुआ था। तो ये सारी जानकारी बच्चों को दी जा सकती है। राज्यों से संबंधित, फॉर एग्जांपल राज्यों का नाम इधर से बोला मध्य प्रदेश, तो बच्चे को उधर से बोल रहा है उसकी राजधानी होगी भोपाल, या राज्यपालों के नाम, या फिर मुख्यमंत्रियों के नाम, या फिर देश और उनकी करेंसीज के नाम, वहां जो पैसे चलते हैं, जो मुद्रा चलती है, उन मुद्राओं के नाम। ऐसे ही अगर मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, हम बात करें कॉमर्स की, तो टीचर अगर विलोम शब्द बता रहे हैं तो बच्चों को उससे रिलेटेड हो सकता है कि एक बच्चे ने गेंद फेंकी और टीम, जब छोटी टीम थी तो हम क्या करते थे, वहां गेंद अलग से कोच फेंकते थे, फिर प्रश्न होता था। यहाँ गेंद फेंकी और उसी वक्त प्रश्न भी पूछा जाता है जब हम हायर सेकेंडरी क्लासेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने कहा डेबिट, दूसरा बच्चा बोलेगा क्रेडिट। क्या बोला एसेट, तो बोलेगा लायबिलिटी। प्रॉफिट, तो उसका उत्तर देगा लॉस। जर्नल, लेक्चर। परचेज, सेल्स, है ना। इसके अतिरिक्त हो सकता है गुडविल, पेटेंट, प्रीपेड, और ये हो गया पोस्टपेड या आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से बच्चे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और बड़ी आसानी से खेल खेल में मनोरंजक तरीके से बच्चे बहुत सारा कुछ सीख लेते हैं या उनका रिवीजन होते चला जाता है। इससे फायदा ये हुआ कि बच्चों का बड़ी आसानी से रिवीजन हो गया। बच्चे, कई बार आप कहते हैं टीचर्स की शिकायत रहती है कि सर
मैं बच्चों को बोलता हूँ या मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कल पढ़ के आना, तो कई सारे बच्चे पढ़कर नहीं आते, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इस डर से कि मैम पूछेंगी या सर पूछेंगे तो स्कूल ही नहीं आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि बच्चों कल ये टॉपिक पढ़ के आना, क्योंकि कल इसी टॉपिक पे आधारित हम एक नया खेल खेलेंगे। अब जब बच्चों को खेल खेलने के बारे में शिक्षक ने कहा, थोड़ा सा साइकोलॉजी इसकी समझिए। अब जब टीचर ने बच्चों को खेल खेलने के बारे में कहा, और जब बच्चों को पता है कि खेल अगर वो तभी खेलो तभी जीत सकते हैं जब वो अच्छे से पढ़ के आए, तो अब बच्चा पढ़ करके भी आएगा और स्कूल भी आएगा, क्योंकि उसे नया खेल खेलना है, और सिर्फ खेलना ही नहीं है, उसे जीतना भी है। तो अब बच्चे नया खेल पढ़कर, नया टॉपिक पढ़ करके भी आते हैं, जो टीचर बोलते हैं रिवाइज करके आना है, क्योंकि उन्हें नया खेल खेलने रहता है, और हर बच्चा चाहता है कि वो बेहतर प्रयास करे जिससे वो खेलों में जीते। तो टीचर ने कहा सर दोनों का काम हो रहा था, बच्चे खेल खेल में पढ़ ले रहे थे और मैं खेल खेल में उन्हें रिवाइज करा दे रहा था, सिखा रहा था। उन्हें लग रहा था वो खेल रहे, मुझे लग रहा था मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों का ही काम हो रहा था। अब विद्यालय में आने से बच्चे आनाकानी भी नहीं करते, क्योंकि नए नए खेल उन्हें खेलने रहते हैं, तो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं। अब बच्चे जब रेगुलर स्कूल आ रहे हैं तो टीचर के पास भी स्कोप, एक मौका मिलता है कि बच्चों को बहुत सारी जानकारी दे सके, बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकें। बच्चों का अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ता है क्लास के और सब्जेक्ट के प्रति। बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन की भावना जागृत होती है। बच्चे हारते हैं तो हार को भी समझते हैं, और जिंदगी में भी जब चुनौतियां आती हैं, तो जिस प्रकार से खेल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिंदगी में भी अगर कभी हार का सामना करना पड़ता है तो उससे टूटते नहीं है, तो फिर मजबूती के साथ खड़े होते हैं एक नए गेम को नए तरीके से खेलकर फिर से जीतने के लिए। और इससे बच्चा जीवन में भी एक मजबूत, एक सशक्त नागरिक के रूप में बाहर आता है, जिससे हार से फर्क तो पड़ता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो एक हार की वजह से आत्महत्या करे या डिप्रेशन में आ जाए या सुसाइड करे। तो ये थे आज के इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे केस स्टडी खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे से इनोवेटिव आइडियाज आपको पसंद आ रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपने विद्यालय जाएंगे तो इन इनोवेटिव आइडियाज में से कम एक इनोवेटिव आइडिया जब आपके विद्यार्थी स्कूल आएंगे, कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम एक इनोवेटिव आइडिया तो आप अपने विद्यालय में अवश्य रूप से क्रियान्वित कर रहे होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि उस इनोवेटिव आइडिया से निश्चित तौर पर आपके विद्यालय में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को आपको स्वयं ही मिलेंगे। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित, इस केस स्टडी से संबंधित, या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपके कोई अनुभव है, एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ या फिर मेरे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों से जो हमसे जुड़े हुए उनसे साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपके कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं, ये कोई अनुभव है तो निश्चित तौर पर मुझसे साझा कर सकते हैं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी मैम। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नवाचार रोज सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सर। मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा रही सर, मैं उसको अपने मतलब कलम के माध्यम से उतारी हूँ, आपसे सलाह लेना चाह रही थी सर। हमारे स्कूल में जब भी मतलब हमारे सभी स्कूलों में कभी भी दौरे पे कोई अधिकारी आता है तो बच्चों से जनरल बातें पूछता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है, तुम किस राज्य में रहते हो। तो मैंने सोचा सर कि क्यों ना इन सब हल्की फुल्की चीजों को जो एकदम बच्चों के मतलब दिमाग में आसानी से बैठ जाए, उसको एक मैंने सामान्य से कॉपी में उतारा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हम किस राज्य में रहते हैं, उसके कितने जिले हैं, हल्के फुल्के लोगों को एक सामान्य ज्ञान, सचित्र सामान्य ज्ञान के रूप में उतारा है। तो उसको मैं सोच रही थी कि नवाचार में डाल सकती हूँ कि नहीं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ।
श्रीमती नसरीन बेगम। नसरीन मैम, थैंक यू सो मच आपके इस एक्सपीरियंस के अनुभव के लिए जो आपने हमसे साझा किया। और बिल्कुल सही बात है कि कई बार अधिकारी आते हैं तो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो सामान्य ज्ञान की जानकारी है जो बच्चों में होना ही होनी चाहिए चाहिए। जी सर। बिल्कुल। जी, तो क्योंकि सर मैम थोड़ा किताबों में तो अलग अलग मिलते हैं एक एग्जैक्टली साथ। जी, हमको तो अगर सामान लेने बाजार निकलना है तो राशन दुकान से अलग सामान लेते हैं, सब्जी बाजार से अलग लेते हैं, लेकिन मॉल में एक बार जाते हैं तो सब सामान एक साथ लेके निकलते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरा और उद्देश्य यही था सर कि एक छोटे से पन्ने में, जो शनिवार को हम पीटी वगैरह कराते हैं, खेल कूद कराते हैं, उसी में हम पुस्तक वाचन भी कराते हैं। उसी में हम आधा घंटा बच्चों को 2-3 पुस्तक तैयार करके दे दिए और बच्चों से आधे घंटे के बाद पूछे कि इस पुस्तक से तुमने क्या क्या ज्ञान हासिल किया। 5 बच्चों को तैयार करे, 5 बच्चा खड़े होकर बोलेगा कि मैडम आज मैंने पूरे जिले का नाम याद किया है, आज मैंने पदाधिकारियों के नाम याद किए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार दूसरे बच्चों में भी जिज्ञासा जागृत होगी सर, मेरा उद्देश्य ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बोला मैम आपने। और जैसे आपने किराना की बात की, तो अगर हम किराना लेने जाते हैं कई सारी दुकानों से तो कई बार भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक लिस्ट तैयार होती है तो लिस्ट से जी देख जी, देख के अगर हम खरीदते हैं तो ज्यादा आसानी से सारा सामान हम एक आसानी से साथ मिल ले जाती लेते जी। हैं। बिल्कुल। तो मैं जी वैसा ही सर, समझ जी रहा हूँ सर। कि आपने एक ही तो जगह पे ये मैंने इसे सारे तैयार नाम कर घेरे लिया है हुए हैं। सर, बस आपसे परमिशन लेना चाह रही थी। बिल्कुल मैम, आप जी, निश्चित तौर पर जैसे कितने समय से क्रियान्वित कर रहे हैं अब अपने विद्यालय में, थोड़ा सा मुझे बता पाएंगे? ये मैं 2 साल से प्रयासरत हूँ सर, लेकिन इसको नवाचार में मतलब डाल नहीं पाई हूँ। बच्चों के साथ इसको मैंने शेयर किया है, किताब बना के रखी, कब बहुत पुरानी किताब बना के रखी, ओके। लेकिन नवाचार में डाल नहीं पाई कि आप लोग मतलब इसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे करके। बिल्कुल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैम कि आप ये नवाचार हम तक निश्चित तौर पर भेजें। भेजने का तरीका बता देता हूँ कैसे भेज सकती हैं। और बहुत अच्छा तरीका है, मैं खुद भी मानता हूँ कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, जिस देश, जिस हल्के समाज, फुल्के, जिस जी जी प्रदेश में सर, रह जी रहा है, सर, उसको उसकी जानकारी निश्चित तौर जी पे सर, होनी चाहिए। और ये जी बहुत जी अच्छी सर, इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। इसके तहत मैं आपसे जी सर, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ZIIEI की वेबसाइट पे जाइएगा, जी सर, जी सर, www.ziei.com, जो आपको लिख भी दिया गया है कमेंट बॉक्स पे। जी जी, जी सर, तो जी सर, उस पे आप जाइएगा, वहां पे जी जैसे ही सर। आप जाएंगे तो एक पॉपअप आएगा, वहां पे लिखा होगा आइडिया जी, सबमिट करें। तो आप अपना ये अच्छा, आइडिया सबमिट कर जी, दीजिएगा। हमारी जी टीम से आपको संपर्क कर लिया जाएगा, और अगर जी, उनके मन में कोई प्रश्न होंगे तो निश्चित तौर पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। जैसे फोटो जी इत्यादि जी, मंगानी होगी या समझना होगा कि किस तरीके से इसको क्रियान्वित कर रही हैं, क्या लाभ हुआ इत्यादि, जी तो निश्चित तौर पे हमारी जी, टीम आपसे संपर्क करेगी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है वो हमारी नवाचार पुस्तिका में सम्मिलित हो, और मैं जी, आपके इनोवेटिव आइडिया को पूरे देश भर के शिक्षकों के सामने डिस्कस करूं कि मैम ने, नसरीन मैम ने क्या क्या आइडिया दिया था और किस तरीके से उन्होंने अपने आइडियाज हम तक पहुंचाया। तो जी, निश्चित तौर पर थैंक मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आइडिया हम तक भेजें। जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। और अगर कोई शिक्षक हैं जिनके क्वेश्चंस हैं या फिर अनुभव हैं जो मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में जुड़ने के लिए, नवाचारों की इस आदान प्रदान, इस शेयरिंग की प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रक्रिया में हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख रहे होंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, और ये ज्ञान सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपने विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएंगे, और उनके भविष्य को बेहतर और बेहतर करने का निरंतर प्रयास हम एक शिक्षक होने के नाते अपने जिम्मेदारियों के तौर पर निश्चित तौर पर निभा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। कल ठीक 10 बजे, कल ठीक 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। 10 बजे हमारा मॉरल वैल्यूज का सेशन होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं। 11 बजे ZIII का हिंदी में नवाचारों का प्रसारण होता है, इस वेबिनार पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और 2 बजे, जो कि आज 1 बजे होगा, आप उस पे हमसे जुड़ सकते हैं, और इंग्लिश में होगा वो वेबिनार, सेम ZIII के इनोवेटिव आइडियाज का। आप जुड़ करके और हमारे साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, और नवाचारों का आदान प्रदान हम मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक 11 बजे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।